NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव समाप्त हो चुका है, यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और हजारों किलोमीटर के सफर तय करने के बाद, लगभग लाखों लोगों से बातचीत करने के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सीट से कौन से प्रत्याशियों की जीतने की संभावना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। बेतिया में क्या लगता है आपको, बेतिया कौन जीतेगा, एनडीए या यूपीए? देखिए, बेतिया लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है सीट और वहाँ मुझे लगता है कि हराने का एक तरीका हो सकता था कि महागठबंधन किसी ब्राह्मण को टिकट देता तो चुनौती हो सकती थी, एनडीए की बढ़ सकती थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी हैं ब्रजेश कुशवाहा, वो दमदार नहीं हैं, नए हैं खिलाड़ी, और मुझे लग रहा है कि वहाँ उसका फ़ायदा सीधे मिला बीजेपी के प्रत्याशी जायसवाल को। और वहाँ बहुत खास लड़ाई मुझे नहीं दिख रही है और वहाँ पर बीजेपी आगे दिख रही है, मेरे सर्वे में भी आगे दिख रही है और बहुत आसानी से जीतती हुई दिख रही है। तो बेतिया की चिंता आप छोड़ दीजिए। सुपौल एक हाई प्रोफाइल सीट है, सुपौल में क्या लगता है आपको? बाप रे बाप, आप एक ही बार सीधे सुपौल पहुंच गए। सुपौल सीमांचल का पूरा डिस्कशन। हाँ, तो सीमांचल में भी आपने सबसे कठिन सीट चुना है सुपौल। सुपौल में आपने देखा कि आरजेडी का बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया था चुनाव में और वहाँ आरजेडी का विधायक भी बागी उम्मीदवार का साथ दे रहा था। तेजस्वी यादव एक बार भी प्रचार करने नहीं गए वहाँ पर। राहुल गांधी गए, उस मंच पर भी नहीं पहुँचे तेजस्वी, लेकिन रंजिता रंजन ने बहुत दिमाग से काम लिया और लालू यादव जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए, सन ऑफ मलाह जिंदाबाद के नारे लगाए, जीतन राम मांझी जिंदाबाद के नारे लगाए। मुझे लगता है कि उससे काफ़ी डैमेज कंट्रोल हुआ है और रंजिता रंजन जिनकी हार जाने की बहुत संभावना बन गई थी, लोग मानकर चल रहे हैं कि हार गई हैं, मैं मानकर चल रहा हूं कि वो जीत गई हैं, यानी उनको हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गारंटी नहीं देता हूं क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। पप्पू यादव के कारण वो निशाने पर आ गई थी आरजेडी के और आरजेडी ने खुलेआम उनका विरोध किया, इस वजह से लड़ाई उनकी मुश्किल जरूर हो गई है। और जेडीयू का प्रत्याशी भी दमदार है वहाँ पर, उस जिस बिरादरी से आता है उस बिरादरी का अच्छा खासा वोट है, तो वहाँ भी कांटे का टक्कर है मुझे लगा। तो आप इसको 50-50 में रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ रंजिता रंजन जीत भी सकती हैं, हार भी सकती हैं, ये 50-50 में दूंगा। सुपौल के पड़ोस में है मधेपुरा लोकसभा सीट, 3 यादव किस्मत आजमा रहे हैं, तीनों हाई प्रोफाइल, 2 तो उसमें हाई प्रोफाइल नेता पप्पू यादव और शरद यादव, और दूसरे तरफ है दिनेश चंद्र यादव। कौन? दिनेश चंद्र यादव भी कोई नए नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान कर दी है मुझे लगता है कि शरद यादव और पप्पू यादव ने। शरद यादव आरजेडी के उम्मीदवार बन गए, पप्पू यादव अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ गए। पप्पू यादव वहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और इसी वजह से आरजेडी जैसे ताकतवर पार्टी के प्रत्याशी, ताकतवर पार्टी के नामी गिरामी प्रत्याशी शरद यादव को भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव जीते, भले न जीते चुनाव, लेकिन उन्होंने आरजेडी की हार सुनिश्चित कर दी है और वहाँ जेडीयू को इसका सीधा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो दिनेश चंद्र यादव जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे संसद पहुँचने का, उनका सपना पूरा हो सकता है। पूर्णिया में क्या लगता है? पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा रैली करने आए, तो पूर्णिया का क्या लगता है कि वहाँ पे एनडीए जीतेगी या यूपीए बाजी मारेगी? देखिए, वो एनडीए के खाते में ही सीट था। संतोष कुशवाहा वहाँ से जेडीयू के निवर्तमान सांसद थे और तब सांसद बने थे जब मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ अलायंस नहीं था जेडीयू का, मोदी लहर के विपरीत में बने थे, तो उनको हरा पाना थोड़ा मुश्किल काम तो है। लेकिन इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी पप्पू सिंह थे जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, राजपूतों के बड़े नेता हैं और मुझे लगता है कि राजपूतों का वोट अगर उनको पूरी तरह से मिल गया होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो, तो वो चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पूरा समर्थन नहीं मिला होगा, क्योंकि राजपूत समुदाय का पूरा समर्थन ले लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि एनडीए के साथ रहा है, आधा राजपूत रहा है, आधा महागठबंधन का भी साथ देता रहा है, तो वहाँ गोलबंद कर पाना 100% मुश्किल काम है। तो 100% गोलबंद करने में वो कामयाब हुए हैं नहीं, ये मैं दावा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जेडीयू को एज मिल रहा है क्योंकि बीजेपी उसके साथ है। इस बार लड़ाई कांटे की है, लेकिन जेडीयू को एज मिलता दिख रहा है।
पूर्णिया के बाद अररिया की बात करते हैं। अररिया में क्या आकलन है आपका? क्या बीजेपी मार लेगी बाजी एनडीए या फिर महागठबंधन? अररिया में लड़ाई फंसी हुई है। मैं इनफैक्ट खुद वहाँ गया नहीं था। वहाँ के जो लोग हैं उनका जो फीडबैक आ रहा है, वहाँ पर महागठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई है और मुझे लगता है कि यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप मानकर चलिए कि यहाँ महागठबंधन को एज है। अररिया के बाद बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया आप गए भी थे, सर्वे भी आपने किया, तो क्या लगता है खगड़िया? खगड़िया में मेरे सर्वे के हिसाब से महागठबंधन के जो नेता हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं सन ऑफ मलाह, वो आगे दिख रहे हैं और जो अल्पसंख्यक समाज था जिस पर सारा दारोमदार था जीत हार का, वो गोलबंद नहीं हो पाया एनडीए के पक्ष में अल्पसंख्यक उम्मीदवार रहने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पर नवाब साहब थे उम्मीदवार एलजेपी के, पहले भी चुनाव जीते हुए थे। इस बार उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी और अल्पसंख्यक और यादव पूरी तरह से गोलबंद थे महागठबंधन के पक्ष में। मलाह नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो उसके पक्ष में पूरी तरह से मलाह गोलबंद थे, तो वहाँ उसको हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि सन ऑफ मलाह वहाँ आगे दिख रहे हैं। झंझारपुर जो है वो बीजेपी के सांसद रह चुके थे मोदी लहर में, लेकिन इस बार जेडीयू के कोटे में चला गया, तो क्या बीजेपी एनडीए को इससे नुकसान होगी? या गुलाब यादव वहाँ से हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं और उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ से देवेंद्र यादव हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव मैदान में अच्छे नेता हैं, उनकी अच्छी पकड़ है यादवों में। तो ये मानकर चलना कि उनको यादवों का वोट ही नहीं मिला होगा, ये मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र यादव की वजह से वहाँ पर सीट फंस गई है, वहाँ पर सीट फंस गई है और बीजेपी मुझे लगता है कि जेडीयू फायदे में दिख रही है, तो जेडीयू को बढ़त मिल सकती है वहाँ पर। किशनगंज क्या लगता है आपको? किशनगंज अल्पसंख्यक बाहुल एरिया है, तो वहाँ पे महागठबंधन जीत लेगी? महागठबंधन के पक्ष में वहाँ पर है। महागठबंधन को वहाँ हराना मुझे लगता है कि मुश्किल है एनडीए के लिए, और किशनगंज में महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि वहाँ महागठबंधन जीत गया है। कटिहार में क्या लगता है, महागठबंधन बाजी मार लेगी या फिर एनडीए सीट रिटेन कर लेगी? देखिए, महागठबंधन को एज है बहुत यहाँ पर। ये तो सीट ही एनसीपी के खाते में थी, तारिक अनवर उसके नेता थे, अब वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़े। हालांकि वहाँ भी कंट्रोवर्सी हुआ, आए थे सिद्धू और उन्होंने कह दिया कि जहाँ पर 60% मुसलमान हो, अगर गोलबंद होके मारे तो चौका छक्का लगेगा, बाउंड्री पार जाएगा। तो ये बयान उनका जो था वो था गोलबंदी के लिए, ध्रुवीकरण के लिए अल्पसंख्यकों की, लेकिन इससे आहत दिखे खुद तारिक अनवर, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से गोलबंदी करके चुनाव जीतना है तो मैं हार जाना पसंद करूंगा। तो तारिक अनवर काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और वो गोलबंदी कभी नहीं करते हैं, ध्रुवीकरण कभी नहीं करते हैं, फिर भी चुनाव जीतते हैं। तो एनसीपी में रहकर जब चुनाव जीत सकते हैं तो कांग्रेस में आने के बाद कहाँ से हारेंगे? मुझे लगता है वो जीत रहे हैं। भागलपुर हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो गया इस बार क्योंकि शहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया गया, और आपको क्या लगता है बुलो मंडल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? आरजेडी के सांसद हैं। बिल्कुल, बुलो मंडल को एज मिलता हुआ दिख रहा है। भागलपुर में लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, बहुत कम मार्जिन होगा जीत हार का, लेकिन बुलो मंडल के खाते में सीट फिर आ सकती है क्योंकि वो पॉपुलर हैं। अगर वहाँ उम्मीदवार बदलता है एनडीए, कोई बढ़िया तगड़ा उम्मीदवार देता तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन जेडीयू ने जिस उम्मीदवार को वहाँ से उतारा है चुनाव मैदान में, मुझे नहीं लगता है कि वो बुलो मंडल को हरा पाएंगे। तो वहाँ महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं, यादव हैं, पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हैं, और वहाँ मुझे लग रहा है कि जीत जाना चाहिए बुलो मंडल को। तो शहनवाज हुसैन के हटने से नुकसान हो रहा है? शहनवाज हुसैन के हटने से शहनवाज हुसैन होते भी तो कितना अल्पसंख्यक वोट ला पाते, कुछ तो लाते ही। बीजेपी के इकलौते नेता हैं बड़े बिहार के, तो कुछ भी काटते तो अपर हैंड होता एनडीए का, लेकिन ऐसा तो उम्मीदवार किसी ने दिया नहीं। अल्पसंख्यक का सीट है और सबने दे दिया दूसरे को टिकट, तो जो फायदा मिलना चाहिए था एनडीए को वो नहीं मिला, और मुझे लगता है कि वहाँ महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिख रहा है। बांका क्या है राजनीतिक गणित, कौन जीतेगा? बांका में तो आसान हो गई है लड़ाई,
जयप्रकाश नारायण यादव की, क्योंकि यहाँ पुतुल देवी खड़ी हो गई है निर्दलीय चुनाव मैदान में। पुतुल देवी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी हैं और उनका एक आधार वोट बैंक है, जो किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी दल में रहें, निर्दलीय रहें, तब भी उसके साथ जाता है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से वहाँ लड़ाई आसान हो गई है जयप्रकाश नारायण की। अगर पुतुल देवी एनडीए के साथ होती या एनडीए की उम्मीदवार होती तो लड़ाई मुश्किल हो सकती थी महागठबंधन की। एक और सीट है और वो हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि एक तरफ लालू यादव के समधी हैं और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी में बात कर रहा हूँ छपरा सारण की। कौन बाजी मारेगा? देखिए, अगर कहा जाए कि छपरा में बीजेपी हार जाएगी तो अतिशयोक्ति होगी, लोगों को लगा कि क्या कह रहा है, लेकिन वहाँ लड़ाई कांटे की है। मेरे ओपिनियन पोल में मुझे लगता है कि पहले इतना कभी टाइट फाइट नहीं दिखा जितना इस बार दिखा है। लालू यादव चुनाव लड़े तब भी मुझे नहीं लगा कि इतना टाइट फाइट दिखा हो। राबड़ी देवी भी लड़ी थी, हार गई, राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया। तो जब लालू यादव की पत्नी हार सकती है चुनाव, राबड़ी देवी, वहाँ से उनके समधी कैसे चुनाव जीतेंगे, ये सवाल तो उठेगा आपके जहन में। लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है और मुझे लगता है कि इस बार यादवों की गोलबंदी पूरी तरह से लालू यादव के पक्ष में है। और यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा और 50-50 में इसको रखना ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ राजीव प्रताप रूडी जीत भी सकते हैं, यहाँ चंद्रिका राय जीत सकते हैं, दोनों हार सकते हैं, दोनों में से एक कोई हार सकता है। तो यहाँ कांटे की टक्कर है और निश्चित नहीं है कि राजीव प्रताप रूडी ही जीतेंगे, लेकिन ये भी तय नहीं है कि राजीव प्रताप रूडी हारेंगे। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, आप सर्वे देखिए तो पता चलेगा। सिवान की जो बात है, सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए का उम्मीदवार, कौन जीतेगा? देखिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई लड़ाई को, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए मेरे सर्वे के हिसाब से वहाँ हिना साहब को एज मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार वो चुनाव लड़ती रही हैं, लगातार हारती भी रही हैं। शहाबुद्दीन जो वहाँ के एक ज़माने में सबसे बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे, जेल में हैं। तो इस बार तो हिना साहब की अग्नि परीक्षा है। यादव मुसलमान पूरी तरह से गोलबंद है उनके पक्ष में, क्योंकि जो बीजेपी के एमपी थे निवर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव, वो काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने ही हराया था हिना साहब को। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया, ये टिकट चल गया है जेडीयू के खाते में। जेडीयू के भी उम्मीदवार बाहुबली अजय सिंह की पत्नी हैं कविता, जो विधायक भी हैं और चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का। तो लड़ाई तो कांटे का है, हार जीत का मार्जिन भी बहुत कम होगा, लेकिन हिना साहब को यहाँ एज मिलता हुआ दिख रहा है, इस बार जीत सकती हैं चुनाव। एक और सीट की बात कर लेते हैं, गोपालगंज सीट पर क्या आकलन है? गोपालगंज में कोई खास लड़ाई नहीं है, वहाँ पॉपुलर है उम्मीदवार महागठबंधन का, ठीक है, लेकिन भारी पड़ रहा है जेडीयू का प्रत्याशी। जेडीयू का प्रत्याशी डॉक्टर आलोक हैं और वो बिना फीस के किसी से मिलते ही नहीं हैं, फीस दीजिएगा तभी मिलेंगे। चुनाव में भी समर्थक भी जाते थे मिलने तो मिलते नहीं थे, उनको आदत शायद पड़ गई है कि फीस लिए बिना मिलना नहीं है। तो राजनीति से उनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीतेंगे क्योंकि वहाँ का समीकरण ही ऐसा है। बीजेपी के कब्जे में लगातार वो सीट रही है, तो ये सीट जीती हुई है मुझे लगता है जेडीयू के खाते में गोपालगंज की सीट जा रही है। गोपालगंज के बाद महाराजगंज की सीट की बात कर लेते हैं। महाराजगंज पर आपने कई सारे स्टोरी भी की है, तो क्या लगता है महाराजगंज पे जो जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुई बीजेपी के अंदर में, क्या लगता है? देखिए, महाराजगंज में लड़ाई कांटे की थी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और वहाँ पर महागठबंधन भारी दिख रहा था एनडीए के ऊपर। सिग्रीवाल वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, निवर्तमान सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला था प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणविजय सिंह से। और एक कसक है राजपूतों के मन में कि भाई इतना बड़ा नेता था, दमदार नेता था, रुतबा वाला नेता था, जो किसी को नहीं लगाता था, आज जेल में है, उसका बेटा चुनाव क्षेत्र में है तो उसको जिताना चाहिए। तो उसको लेकर गोलबंदी थी। लेकिन चुनाव से एक दिन ठीक पहले जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और आरजेडी के विधायक के बॉडीगार्ड ने गोली चलाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़कर धुन दिया, बंधक बनाकर रखा, खूब पीटा। आप देखे हैं कि चुनाव हो जाने के बाद भी वहाँ बीजेपी के आरजेडी के एक पोलिंग एजेंट की हत्या हो गई। तो वहाँ पोलराइजेशन हो गया है, मतलब जो यादव पूरी तरह से गोलबंद दिख रहे थे रणवीर सिंह के पक्ष में, उसमें कहीं ना कहीं सिंधमारी होने की आशंका है। अगर वो सिंधमारी नहीं हुई होगी, इतना होने के बावजूद अगर वहाँ के वोटरों के दिमाग में ये नहीं घुसा होगा कि राजपूत यादव विधायक को पीट रहे हैं और उसके वजह से गोलबंदी अगर नहीं हुई होगी
माने महागठबंधन के विरोध में यादवों की, तो कोई नहीं हरा पाएगा। वहां लगता है कि महागठबंधन को जीत मिल सकती है, लेकिन वो खतरा है, वो खतरा है कि राजपूत वर्सेज यादव तो नहीं हो गया। अगर राजपूत वर्सेस यादव की लड़ाई वहां हो गई होगी तो उसका सीधा फायदा सिग्रीवाल को मिल जाएगा। तो आप 50-50 में ही रखिए, क्योंकि वो तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि चुनाव के बाद तो हम गए नहीं हैं, चुनाव के दिन भी नहीं थे, चुनाव के पहले का सर्वे है, उसमें कांटे की लड़ाई दिख रही है। लेकिन आखिरी दौर में जो कुछ हुआ है उससे नतीजा बदल सकता है। दो और हाई प्रोफाइल सीट है अंतिम चरण के चुनाव में, और वो है एक आरा और एक बक्सर। पहले आरा की बात कर लेते हैं। बिजली मंत्री आर.के. सिंह वहां से वर्तमान में सांसद थे, नवनिर्वाचित। आर.के. सिंह बहुत पॉपुलर नेता हैं, बहुत काम भी किया है अपने पहुंच और रुतबे का इस्तेमाल करके, लेकिन नेता नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट्स वाला स्टाइल उनका है, मतलब कोई भी आए तो दंड प्रणाम कर देना और आपका काम कर देंगे, ऐसा झूठा आश्वासन देने वाले नेता नहीं है। तो नेतागिरी वाला उनको आती नहीं है। वो सीधे पूछते हैं कि क्या काम है, काम होने लायक है तो बोल देंगे होगा, अगर नहीं होने लायक है तो सीधे बोल देंगे नहीं होगा। और पसंद नहीं आए, अगर कोई गुंडा बदमाश चल जाए पैरवी करने के लिए आर.के. सिंह के पास, चाहे वो कितना भी दबंग हो, वोट प्रभावित करने वाला हो, आर.के. सिंह ये नहीं कहेंगे कि ठीक है आपका काम कर देंगे और उसके लिए फोन नहीं कर देंगे एसपीडीएम को। ये अंतर है नेताओं में और आर.के. सिंह में। तो आर.के. सिंह वहाँ काम किए हैं, कोई शक नहीं, काम के आधार पर तो उनको हराना मुश्किल है, लेकिन वहाँ माले के पक्ष में जबरदस्त गोलबंदी दिख रही है। 89 में माले वहाँ चुनाव जीता था लोकसभा का, उसके बाद कभी नहीं जीता। समर्थन भी दे हाँ, लेकिन इस बार महागठबंधन ने चूंकि वो सीट दे दिया है माले के प्रत्याशी राजू यादव को, और पाटलिपुत्रा सीट पर माले ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, क्योंकि पाटलिपुत्रा सीट जितना था लालू यादव को किसी कीमत पर अपनी बेटी को जिताना था, इसलिए उन्होंने आरा सीट छोड़ दिया, केवल इसलिए कि पाटलिपुत्रा में मीसा भारती की राह आसान हो जाए। कितनी राह आसान हुई है तो बात करेंगे, लेकिन आरा में मुश्किल जरूर बढ़ गई है बीजेपी की, और कांटे की लड़ाई दिख रही है। और मेरे सर्वे में तो बहुत जबरदस्त फाइट है। तो यहाँ भी कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना मुश्किल है। हालांकि सर्वे मेरा देखिएगा तो जो एक इलाका है जहाँ माले का प्रभाव है, वहाँ माले है, लेकिन वहाँ भी 10-20% मोदी भी कह रहे हैं। माले के इलाके में भी 20% लोग ऐसे हैं जिन पर मोदी इफेक्ट है, और जिधर बीजेपी है उधर तो बीजेपी है पूरी तरह से। तो जो सर्वे में दिख रहा है कि माले बहुत भारी पड़ रहा है, उतना भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सर्वे ही किया है माले के इलाके में, जहां माले का प्रभाव वाला एरिया है। हमने बीजेपी के इलाके में सर्वे किया ही नहीं है, केवल आरा शहर में किया है। वहां पर बीजेपी भारी दिख रही है, लेकिन वहां भी कुछ फीसद माले समर्थक हैं। तो कांटे का संघर्ष दिख रहा है, और आरा से मुझे लगता है कि माले को एज मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन माले जीत ही जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजकुमार सिंह का काम बोल रहा है, कोई शक नहीं है, और वहाँ गोलबंदी है। तो गोलबंदी दोनों तरफ से है, बराबर की लड़ाई है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप 50-50 पर रखिए, यहाँ कोई भी जीत सकता है, आर.के. सिंह भी जीत सकते हैं, महागठबंधन भी जीत सकता है, और जीत हार का मार्जिन 10,000 से 20,000 वोट का होगा। बक्सर एक हाई प्रोफाइल सीट है, अश्विनी चौबे हैं यहाँ पे, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। और अंतिम दौर में, जब चुनाव का अंतिम दौर था, पीएम मोदी रैली करने आए, लेकिन सीएम नीतीश ने इस रैली से दूरी बना ली थी। तो क्या लगता है बक्सर में क्या अश्विनी चौबे बाजी मारेंगे? देखिए, अश्विनी चौबे की सीट फंसी हुई है, और ज़्यादातर आम लोगों में एक परसेप्शन था कि राजपूत समाज जगतानंद के साथ खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सासाराम के इलाका है ना, काराकाट के सटा हुआ इलाका है, दिनारा, नटवार और रोहतास जिले का जो इलाका है, उस इलाके के राजपूत पूरी तरह से जगतानंद के साथ हैं। इसमें कोई शक संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बक्सर के 2 राजपूत गांव का मैंने सर्वे किया। मझरिया राजपूतों का बड़ा गांव है, फिर वहां से 20 किलोमीटर दूर दूसरे कोने पर इटाढ़ी थाना के चिल्हर गांव का हमने सर्वे किया, जहां राजपूतों का गढ़ है। तो ये दोनों गांव के राजपूत पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं, यानी वो कास्ट के नाम पर जगतानंद का साथ नहीं दे रहे हैं। तो जगतानंद मंत्री थे, तो मंत्री रहते हुए उन्होंने रोहतास के लिए बहुत काम किया, कोई शक नहीं है। वो माने जाते थे कि रोहतास के ही मंत्री हैं। तो जो इलाका बक्सर लोकसभा का आता है रोहतास जिले में, उस इलाके के राजपूत तो गोलबंद हैं जगतानंद के पक्ष में, जगता कर रहे हैं। लेकिन बक्सर जिला के जो राजपूत हैं वो बीजेपी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं।
तो ये कहना राजपूतों के साथ नाइंसाफी होगी कि जात के नाम पर पूरी तरह से बक्सर में गोलबंद हो गए हैं जगतानंद के पक्ष में। ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ के जगतानंद लोकप्रिय नेता हैं, जहाँ बहुत काम किया है, वहाँ के राजपूत हैं, रहे हैं हमेशा, लेकिन पूरे बक्सर जिला के राजपूत जगतानंद का साथ नहीं दे रहे हैं। अगर देते तो जगतानंद को कोई हरा नहीं पाता, क्योंकि चौबे जी से बहुत खुश नहीं है लोग, नाराजगी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोदी लहर में मुझे लगता है कि कम वोटों का मार्जिन बहुत कम होगा, जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा। लेकिन अगर राजपूत समाज जैसा दिखा सर्वे में, अगर इस तरह से गोलबंद नजर आया और रहा चुनाव तक, तो अश्विनी चौबे किसी तरह से जीत जाएंगे। मार्जिन जीत का बहुत ज्यादा नहीं होगा, जीत जाएंगे। लेकिन ये भी सीट फंसी हुई है, मैं फिर बता दूं, जगतानंद को कम आंकना ठीक नहीं होगा। जगतानंद की छवि भी बेदाग है, ईमानदार नेता की है, और पिछली बार तो हार गए थे। ठीक है, मोदी लहर थी, इस बार मोदी लहर वो नहीं है जो 2014 में थी। महागठबंधन ज्यादा इंटैक्ट है, और राजपूत का वोट अगर उनको मिल रहा है तो जगतानंद को हराना आसान काम नहीं है। तो 50-50 में रखिए सीट को। एक बगल की सीट है सासाराम, और सासाराम हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि मीरा कुमार कांग्रेस की उम्मीदवार है, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल करियर जो है उनका दांव पे लगा हुआ है इस चुनाव में। तो क्या लगता है, छेदी पासवान मारेंगे बाजी या मीरा कुमार? नहीं, मैं तो खुद सर्वे करने गया नहीं था वहाँ। मैं डेहरी काराकाट में गया था। काराकाट में लड़ाई कांटे की है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और महाबली से उनका मुकाबला है। वहाँ पर कांटे की लड़ाई है। यहाँ पर भी मैं 50-50 दूंगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में भी लोग हैं, और महाबली को मोदी लहर का फायदा मिल रहा है। तो लड़ाई कांटे का है। यहाँ भी कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भी 50। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी राह मुश्किल लग रही है यहाँ पे? लग रही है, आसान नहीं लग रही राह, लेकिन वो हार ही जाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए मैंने बोला क्योंकि बड़े नेता हैं, जीत एक तरफा होना चाहिए, और 50-50 है तो एक तरफा जीत नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा है, बीएसपी का उम्मीदवार भी है। बक्सर में भी आप जान लीजिए कि बक्सर में मैं गया था हरिजन टोली में, तो हरिजन टोली के आधा वोट बीजेपी मोदी के साथ है और आधा बीएसपी के साथ है। तो जो वोट चल जाता है आरजेडी के साथ पूरी तरह से जा सकता था, या आधा जाता है वो बीएसपी की तरफ चला गया, वो लाभ नहीं मिल रहा है आरजेडी को या महागठबंधन को। उसी तरह से यहाँ भी है कि जो हरिजन टोली है, हरिजन बस्ती है, उसमें डिवीजन है, 7 डिवीजन, और वो बीएसपी के तरफ झुकाव है उनका। तो अगर बीएसपी मैदान में नहीं होती तो महागठबंधन बहुत भारी पड़ता, और बिना लाग लपेट के हम कह सकते थे कि जीत जाएंगे जगतानंद और जीत जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। इस लड़ाई दोनों पर कांटे की है, और हार जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों से होगा। कौन जीतेगा कौन हार पाएगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बक्सर और काराकाट दोनों को होल्ड पर रखिए, और सासाराम की बात ही मत कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं गया ही नहीं था। तो केवल चेहरा देखकर कह दूं कि मीरा कुमार जीत जाएंगी और छेदी पासवान, जिनसे बहुत लोग नाराज हैं, हार जाएंगे। मुश्किल काम है। वहाँ एक सीट छोड़ दीजिए, जनता तय करेगी। 2-3 सीटें और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। और है तो बात करिए। एक नालंदा है, सीएम नीतीश कुमार का घर, तो क्या? अरे नालंदा तो सीएम नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां उनको कौन हरा पाएगा? वो तो आपको भी खड़ा कर देंगे, टिकट दे देंगे तो आप जीत जाइएगा। वहां हराना बहुत आसान काम नहीं है। और वहां जो उम्मीदवार दिया गया है हम पार्टी का है, उस राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत भी नहीं है। तो वहां तो कोई लड़ाई मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, अब राजधानी पटना की बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं राजधानी पटना में, एक पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पहले पटना साहिब की बात कर लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को कांग्रेस में शामिल कर लिया, और क्या सीट अपना बचा पाएंगे या रविशंकर प्रसाद बाजी? मुकाबला कांटे का है। पटना साहिब में शत्रु के साथ भी महागठबंधन के वोटर गोलबंद हैं, लेकिन उनकी चुनौती ये है कि क्या अपनी बिरादरी के वोटर्स को लुभा पाएंगे, तोड़ पाएंगे। उसी पर उनकी जीत हार सुनिश्चित करेगी। और मुझे लगता है कि जो कायस्थ वोटर हैं उनको बीजेपी से अलग कर पाना, कांग्रेस के साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। तो उनकी चुनौती बढ़ी हुई है। और हमने दिखाया भी था कि उनका एक समर्थक था, वही कह रहा था कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, चुनाव जीतना है, जीत सुनिश्चित करनी है, तो बिटिया सोनाक्षी को घुमा दीजिए, जीत तय हो जाएगी। लेकिन शत्रु तो इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिटिया तो भाई फिल्म एक्ट्रेस है, वो सबके लिए प्यारी है, सब उसको पसंद करते हैं, उसको क्यों हम पार्टी और राजनीति में घसीटें? वो लाएंगे नहीं, तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। और रविशंकर प्रसाद को लाभ मिल रहा है सीधा कि बीजेपी की ये पारंपरिक सीट है। बीजेपी के वोट कायस्थ समाज गोलबंद होकर करता रहा है। हालांकि आर के सिन्हा यहाँ विरोध कर रहे हैं जरूर, जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के,
रविशंकर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन वो खुलकर मोर्चा खोल नहीं सकते। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां खुलकर मोर्चा खोला तो आपको पार्टी बाहर कर देगी, तो खुलकर नहीं कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं और उनके लोग काम भी कर रहे होंगे उनको हराने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा यहाँ से बीजेपी के किसी प्रत्याशी को हरा पाना। और रविशंकर भी तो एक बड़ा नाम है, रविशंकर तो बीजेपी के राष्ट्रीय चेहरा हैं, प्रवक्ता भी हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, शत्रु से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और रात 10 बजे तक घूमते रहते हैं। शत्रु उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उम्र का भी अंतर है। तो शत्रु स्टार हैं, बहुत बड़े पॉपुलर नेता फिल्म एक्टर हैं, लेकिन नेता नहीं है, तो वो कमी है, उनसे लोगों की नाराजगी भी बहुत है। तो मुझे लगता है इसका लाभ रविशंकर को मिल रहा है। पाटलिपुत्र पर क्या लगता है कि इस बार भतीजी चाचा को परास्त करेगी या चाचा अपनी कुर्सी बचा लेंगे? नहीं, बता दिया था आपको कि लालू यादव ने अपनी बेटी की जीत सुनिश्चित करने के लिए माले के को दे दिया आरा की सीट। आरा की सीट छोड़ देना आसान काम नहीं है। आरा की सीट महागठबंधन ने माले को केवल इसलिए दे दिया कि माले का कोई प्रत्याशी मीसा भारती के राह का रोड़ा ना बने। तो लड़ाई को तो दिलचस्प बना दिया है। पिछली बार जितनी आसानी से रामकृपाल यादव जीत गए थे, उतनी आसानी लड़ाई नहीं रही, लेकिन रामकृपाल यादव के वोट में भी सिंधमारी कर रहे हैं। अगर ज्यादा कामयाब हो गए तो उनको हराना भी मुश्किल है, क्योंकि वोट का समीकरण तो वही है। माले हट गया मीसा भारती की राह से तो 1 लाख वोट उनके पक्ष में बढ़ गया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव के साथ, इस बार वो भी साथ है, तो उनका वोट बढ़ गया। तो लड़ाई कांटे की है। लालू ने मैनेज किया माले को, तो रामकृपाल यानी बीजेपी ने मैनेज कर लिया नीतीश कुमार को। तो जहां नुकसान हो रहा था वहां इधर भरपाई हो गई। तो दोनों तरफ से नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की गई है। अब कौन कितना भरपाई कर पाया, नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे या माले भारी पड़ेगा, उस पर जीत तय होगी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। वहां मीसा भारती रामकृपाल के बीच लड़ाई तो है, वो रहेगी, लेकिन जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतीश कुमार का सिक्का ज्यादा चला पाटलिपुत्रा सीट पर या माले का। जिसका सिक्का ज्यादा चलेगा वो जीतेगा। तो यहाँ भी 50-50 पर रखिए, कांटे की टक्कर है, जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, तो हम इसको होल्ड रखते हैं, 50-50 पर रखते हैं। एक आखिरी सीट बचा है और वो है जहानाबाद लोकसभा सीट। क्या लगता है? जहानाबाद आरजेडी के खाते में चला गया। मानकर चलिए कि जहानाबाद सीट पर आरजेडी जीत रही है, मतलब भूमिहार वोट का जो डिवीजन हुआ, क्योंकि भूमिहार समाज का मानना है कि यहाँ भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है और लगातार भूमिहार चुनाव जीतता रहा है। उसकी सीट पर आप दोनों ही महागठबंधन ने भी और एनडीए ने भी गैर भूमिहार को उम्मीदवार बना दिया, उसको लेकर नाराजगी है। और भूमिहार मजबूर है अरुण कुमार का साथ देने के लिए, पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। तो अरुण कुमार भूमिहार वोट बैंक के जरिए जीत पाएंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो त्रिकोणात्मक संघर्ष की नौबत तो पैदा उन्होंने कर ही दिया है। उन्होंने लड़ाई को त्रिकोणात्मक तो बना ही दिया है, और हैं भी बेदाग छवि के उम्मीदवार हैं। कोई चोरी बेईमानी का आरोप है नहीं। हाँ, नेता वाला गुण उनमें भी नहीं है, बहुत मधुर नहीं बोलते हैं, बहुत झूठे वायदे नहीं करते हैं। तो इस वजह से थोड़े लोगों के बीच नाराजगी है उनको लेकर। लेकिन वो चूंकि एक ही विकल्प है भूमिहारों के लिए, तो भूमिहार समाज अपनी सीट बचाने के लिए, अरुण कुमार को जिताने के लिए छोड़ दीजिए, अपनी सीट बचाने के लिए कि सीट हमेशा भूमिहारों की बनी रहे, वो अरुण कुमार के पक्ष में अभी गुलबंद दिख रहे हैं। इसलिए सुरेंद्र यादव जो लगातार हारते रहे चुनाव, उनकी राह आसान दिख रही है। चलिए श्रीकांत जी, 40 सीट का ओपिनियन पोल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों से एक बात कहूंगा कि देखिए, हमने 40 सीट का दौरा किया, जो हमारे रैंडम ओपिनियन पोल में तस्वीर उभर कर सामने आई है उसको रख रहे हैं। आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि हमारा झुकाव किसी के प्रति है या किसी के प्रति हम नफरत की भावना रखते हैं। बिल्कुल हमारे दिल में, जहन में, दिमाग में एकदम नहीं है, और हमें अपनी छवि प्यारी है। हम क्यों किसी के लिए बदनाम हो? महागठबंधन एनडीए से हमको क्या मिलने वाला है? हमें तो आप ही से सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप ही हमारे दर्शक हैं। आप ही के प्यार समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे, आप ही के सहयोग से हमारा नाव पार होगा। जैसे जनता पार करती है ना नेताओं की नाव, उसी तरह से हम आपके भरोसे हैं। हम आपसे छल कपट क्यों करेंगे? हम किसी का पक्ष क्यों लेंगे और किसी के विरोध में क्यों जाएंगे? जो तस्वीर, जितनी समझ हमारी है, रैंडम ओपिनियन पोल किया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस रैंडम ओपिनियन पोल के जरिए जो
हमारी राय बनती है उसी को रख रहे हैं, सहजता के साथ, बेबाकी के साथ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको बुरा लगे, आपके पक्ष में सर्वे नहीं लगे तो माफ़ करिएगा, और उम्मीद करिएगा कि आगे आपके पक्ष में हवा बनेगी तो आपकी भी बात हम करेंगे। बस इतनी ही बात। तो ये था हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष का 40 लोकसभा सीट पर जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आई हमारे सर्वे में। ऐसे ही हमने कोशिश किया है पूरे चुनाव की खबर को पूरी निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाने की, और आगे भी हम पूरे निष्पक्षता के साथ आप तक बिहार की, देश की तमाम खबरों को परोसते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।